पिछले क्लास में हमने कैलीग्राफी ब्रश बनाना सीखा था और आज की क्लास में हम स्कैटर ब्रश बनाना सीखेंगे। अगर मैं न्यू ब्रश के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये पैनल मेरे पास आता है जिसमें से कैलीग्राफी ब्रश और ब्रिस्टल ब्रश को हम बगैर किसी ऑब्जेक्ट के क्रिएट कर सकते हैं, जबकि स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश और पैटर्न ब्रश के लिए हमें किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करूँगी और एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं हूँ आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ से पॉलीगॉन टूल लूँगी और पॉलीगॉन टूल लेकर मैं यहाँ पर एक पॉलीगॉन ड्रॉ करूँगी और डाउन एरो की से इसे ट्रायंगल शेप दे देती हूँ और शिफ्ट के साथ एक परफेक्ट ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं कंट्रोल C करूँगी और कंट्रोल F करके इस कॉपी को इसी के ऊपर पेस्ट कर देती हूँ और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। और छोटा करने के बाद मैं दोबारा से इसकी कॉपी ले लूँगी और इसी के ऊपर पेस्ट कर दूँगी और इस न्यू कॉपी को शिफ्ट की मदद से मज़ीद छोटा कर दूँगी। छोटा करने के बाद मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे सेंटर अलाइन करूंगी। सेंटर अलाइन करने के बाद मैं यहाँ से इसे बॉटम अलाइन कर देती हूँ और उसके बाद ये अंदर वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इसमें ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ। अब ये एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है और अब मैं इसको ब्रश में ऐड कर दूंगी। मैं इसको सिलेक्ट करके इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और साइज छोटा करने के बाद मैं यहाँ से न्यू ब्रश के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। यहाँ से स्कैटर ब्रश पे क्लिक करके ओके करूं तो यहाँ मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन इन ऑप्शन को मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं ब्रश क्रिएट कर लेती हूँ और ब्रश क्रिएट करने के बाद जब मैं उसको अप्लाई करूंगी तो अप्लाई करने के बाद ये ऑप्शन आपको बताऊंगी ताकि आप रिजल्ट साथ के साथ देख सकें और आपको पता चल सके कि क्या चेंजिंग हमारे ऑब्जेक्ट में आ रही हैं। और मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद ये ब्रश यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं इसे अप्लाई करने के लिए यहाँ से ब्रश टूल लूँ और ब्रश टूल लेने के बाद इस ब्रश को सिलेक्ट करके अगर कोई स्ट्रोक लगाती हूँ तो आप देखें इसी स्ट्रोक के साथ ये ब्रश अप्लाई हो गया। जब आप स्कैटर ब्रश बनाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है वो रिपीट होकर बिखरा हुआ सा हमारे पास आता है। अब जो भी स्ट्रोक लगाएंगे ये उसी के साथ साथ अप्लाई हो रहा होगा। उसके बाद अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से इलिप्स टूल लूँ और इलिप्स टूल लेकर यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ। इलिप्स ड्रॉ करने के बाद मैं इस पे क्लिक करके इस पे अप्लाई करूँ तो आप देखें ये इस सर्कल में इस पे अप्लाई हो गया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ओवरली भी हो रहा है। मैं यहाँ से थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे कुछ फॉल्ट भी नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ओवरली हो रहा है। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर लेती हूँ। स्कैटर ब्रश को वैसे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसे किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट हमारे पास आ रहे होते हैं। हमें जब इस तरह का वर्क चाहिए होता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास स्कैटर हो के आए तो हम उसे स्कैटर ब्रश में ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपने नाइट सीन क्रिएट करना है तो आप एक स्टार को एज ए स्कैटर ब्रश ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उसे स्कैटर कर सकते हैं और बहुत इजीली और आसानी से वो स्टार स्कैटर हो जाता है। जैसे आप देखें यहाँ से मैं अगर एक स्टार लूँ और स्टार लेकर यहाँ पर ड्रॉ करूँ और ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से इसे स्कैटर ब्रश में ऐड कर दूँ और ओके कर दूँ और यहाँ से भी ओके कर देती हूँ। मज़ीद कुछ सेटिंग हम बाद में देखेंगे। और अब अगर ब्रश टूल लेकर मैं एक कोई पाथ ड्रॉ करूँ तो आप देखें जैसे जैसे मैं पाथ ड्रॉ करूँगी मेरे स्टार उसी के साथ स्कैटर होके आ रहे होंगे। और अगर मैं अलग अलग स्टार क्रिएट करना चाहती हूँ तो आप देखें जैसे जैसे मैं क्लिक करूँगी ये स्टार क्रिएट होते रहेंगे। अब आप देखें इनका साइज एक जैसा आ रहा है, लेकिन हम इसके साइज को चेंज भी कर सकते हैं। मैं पहले इन सब को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से ब्रश टूल लूँगी और ये ट्रायंगल शेप वाला
ब्रश ही ले लेती हूँ और यहाँ पर एक पाथ क्रिएट कर लेती हूँ। पाथ क्रिएट करने के बाद आप देखिए ये इस पे अप्लाई हो गया। अप्लाई करने के बाद अब हम इसके बकाया ऑप्शन को देखते हैं। तो अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूँ तो भी ये पैनल मेरे पास आ जाएगा, और अगर मैं इस मेन्यू पे क्लिक करके ब्रश ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो भी ये पैनल मेरे पास आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से इसकी सेटिंग को देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले साइज है, तो यहाँ पे फिक्स है। अगर हम फिक्स सेलेक्ट करते हैं तो जिस साइज में हमने ब्रश क्रिएट किया होता है ये उसी साइज में इस पे अप्लाई हो रहा होता है, उसी साइज में ये बार बार रिपीट होके आ रहा होता है। और अगर मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूँ तो नीचे रैंडम है। अगर मैं रैंडम पे क्लिक करती हूँ तो इस तरफ के ये ऑप्शन भी शो हो जाएंगे। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो यहाँ नीचे जो ऑप्शन है ये इस वक्त हाइड है और ये हाइड ही रहते हैं अगर आप माउस की मदद से काम कर रहे हैं। अगर आप वैक्यूम टैबलेट यूज कर रहे होते हैं तो उस सूरत में ये ऑप्शन शो होते हैं और आप यहाँ से प्रेशर, स्टाइलिश व्हील, टिल्ट, बेरिंग और रोटेशन वगैरह सेट कर सकते हैं। अगर आप माउस की मदद से काम कर रहे हैं तो जस्ट रैंडम ऑप्शन ही शो होता है, और अगर मैं यहाँ से रैंडम पे क्लिक करती हूँ तो ये ऑप्शन यहाँ पे शो हो गया। तो यहाँ पे भी 100% है और यहाँ पे भी। अब अगर आप इसको ज्यादा करते हैं तो आपके कुछ ऑब्जेक्ट 100% पे आ रहे होंगे और कुछ ऑब्जेक्ट आप जितने परसेंट ज्यादा करेंगे उतने परसेंट बड़े होके आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से इसकी परसेंटेज कम करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट आपके ओरिजिनल साइज में आ रहे होंगे और कुछ ऑब्जेक्ट आपके छोटे होके आ रहे होंगे। और अगर आप यहाँ से फिक्स रखते हैं, मैं पहले फिक्स रख के इसका साइज कम करके आपको दिखाऊं। अगर आप यहाँ से फिक्स रखते हैं तो यहाँ से प्रीव्यू ऑन करते हैं ताकि साथ के साथ आपको रिजल्ट नजर आता रहे। तो अगर आप फिक्स रख के इसके साइज को छोटा करते हैं तो आप देखें आपके तमाम ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो गया। अगर आप बड़ा करते हैं तो आपके तमाम ऑब्जेक्ट बड़े हो गए और ये काफी बड़े होकर आपके सामने आ रहे हैं। उसके अलावा आप यहाँ से लिखकर भी साइज सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे वापस 100% कर देती हूँ। 100% करने के बाद अब अगर मैं यहाँ से इसे रैंडम करती हूँ और रैंडम करके इसकी साइज को कम करती हूँ, मैं इसके साइज को कम करके 33% कर दूं, तो आप देखें कुछ ऑब्जेक्ट हमारे छोटे आ रहे हैं और कुछ बड़े। ये 100 to 33% के दरमियान वेरी कर रहे होंगे। आप यहाँ से लिखकर भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इस बार को मूव करके भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 46 कर दूं तो उसके मुताबिक यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगी। तो आप देखिए आपके कुछ ऑब्जेक्ट छोटे आ रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्ट बड़े आ रहे हैं। और अगर आप रैंडम रखते हैं और यहाँ दो डिफरेंट वैल्यूज देखते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट इन दो वैल्यूज के दरमियान वेरी कर रहा होता है, और जब आप इसको स्कैटर करते हैं तो बड़ा नेचुरल सा रिजल्ट आता है। जैसे अगर आप स्टार को इस तरह से यूज करें तो कुछ स्टार बड़े आ रहे होते हैं, कुछ छोटे आ रहे होते हैं। आपको उनको खुद से छोटा नहीं करना पड़ता, वो रैंडमली बहुत ऐसे एडजस्ट होके आते हैं। तो उस तरह से जो छोटे स्टार हैं वो दूर फील होते हैं, जो बड़े हैं वो थोड़े नजदीक फील होते हैं और एक नेचुरल सा लुक आपके पास आ रहा होता है। उसके बाद स्पेसिंग है, तो यहाँ से भी आप स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिंग कम करते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, और अगर आप स्पेसिंग ज्यादा करते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मैं यहाँ वापस इसे 100% कर देती हूँ। 100% करने के बाद अब अगर मैं यहाँ से स्पेसिंग को रैंडम करती हूँ तो आप देखें इस वक्त दोनों तरफ 100% है। अगर मैं यहाँ से इस वैल्यू को कम करूँ तो आप देखिए मेरे ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो रैंडमली स्पेस कम ज्यादा होकर आ रही होती है। उसके बाद यहाँ पे स्कैटर है, तो यहाँ पे 0% है। अगर आप इसको यहाँ से रैंडम करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे दोनों साइड पे 0 है। तो अगर यहाँ से आप इसको ज्यादा करते हैं तो आप देखें ये ज्यादा स्कैटर होके आ रहे हैं, और यहाँ से भी अगर आप ज्यादा करें तो ये मजीद स्कैटर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से कम करते हैं तो ये स्कैटर होने में रैंडमली स्कैटर होंगे। कुछ ऑब्जेक्ट एक दूसरे से ज्यादा क्लोज होंगे और कुछ ऑब्जेक्ट एक दूसरे से ज्यादा दूर होंगे। और उसके बाद रोटेशन है, तो यहाँ पे फिक्स 0 है तो आपका ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको रोटेट करेंगे तो आपके तमाम ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएंगे। आप देखें मैंने रोटेट किया तो मेरे तमाम ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहे हैं। मैं वापस इसको यहाँ से 0 कर देती हूँ, और 0 करने के बाद अब मैं यहाँ से रैंडम करूंगी। यहाँ से रैंडम सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से अगर मैं इसकी रोटेशन चेंज करती हूँ तो मेरे ऑब्जेक्ट रोटेट होके आ रहे होंगे और हर एक की रोटेशन डिफरेंट होगी। जैसे आप देखें यहाँ से अगर मैं इसे
43% रोटेट करूं तो अब आप देखें मेरा ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है, इसकी रोटेशन 0 है, यहाँ पे इसकी रोटेशन कुछ और है, इसकी रोटेशन कुछ और है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट एंगल से रोटेट होके आ रहे होते हैं। उसके बाद नीचे रोटेशन रिलेटेड टू पेज, और अगर मैं इस पर क्लिक करूं और पाथ, यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है कि इसकी रोटेशन किस तरह से होगी। तो अब यहाँ से जो रोटेट करेंगे, यहाँ से जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसी के मुताबिक ये रोटेट हो रहे होते हैं। तो यहाँ से मैं साइज तो इसका रैंडम ही रहने देती हूँ, लेकिन स्पेसिंग को यहाँ से मैं फिक्स कर देती हूँ। फिक्स करने के बाद यहाँ से स्कैटर को भी मैं फिक्स कर देती हूँ, और स्कैटर को फिक्स करने के बाद मैं यहाँ से इसको सिफर कर देती हूँ। मैं यहाँ से इसको भी फिक्स कर देती हूँ, और फिक्स करने के बाद अब अगर मैं इसकी रोटेशन को ज्यादा करती हूँ तो आप देखिए मेरे ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहे हैं इस पेज के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं यहाँ से इसको पाथ के मुताबिक रोटेट करूँ तो ये उस पाथ के साथ साथ रोटेट हो रहे होंगे। वैसे तो इन ऑप्शन को रैंडम रखते हुए भी ये ऑप्शन वर्क कर रहा होता है, लेकिन मैंने इसलिए इन ऑप्शन को फिक्स किया ताकि आपको एक स्ट्रेट लाइन में ये ऑप्शन ज्यादा वाज़ेह नजर आ सके। उसके बाद नीचे कलराइजेशन है, तो यहाँ से हम कलराइज मेथड डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास तीन ऑप्शन है, नन, टिंट, टिंट एंड शेड, ह्यू, शिफ्ट। तो इन ऑप्शन की जरूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हम कलर ब्रश क्रिएट कर रहे होते हैं। पहले मैं यहाँ नन रखकर यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद मैं यहाँ से अप्लाई स्ट्रोक कर देती हूँ। अप्लाई स्ट्रोक करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, और उसके बाद यहाँ पे हमारी पाथ का कलर है तो मैं यहाँ से पाथ कलर को चेंज करूँ। आप देखें मैं कोई भी कलर चेंज कर रही हूँ तो इसमें चेंजिंग नहीं आ रही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा क्लिक करूंगी। दोबारा क्लिक करने के बाद अब अगर यहाँ से कलराइज मेथड को मैं टिंट पे कर देती हूँ, और टिंट पे करने के बाद मैं यहाँ से ओके करूँ और अप्लाई स्ट्रोक करूँ। अब अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करती हूँ तो जो कलर मैं चेंज करूंगी वो मेरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है तो मैं टिंट सेलेक्ट करूंगी, अगर मुझे कलर चेंज नहीं करना तो मैं नन सेलेक्ट करूंगी। अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, तो मैं यहाँ से अपने पहले वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से दूसरे ट्रायंगल को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ, और उसके बाद इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करके इसमें ब्लू कलर फिल कर देती हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, और फिल करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से न्यू ब्रश के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और स्कैटर ब्रश में आकर यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद अब मैं इन ऑप्शन की तरफ आती हूँ। तो जो कलर मैंने लिए होते हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि वो कलर चेंज ना हो, मैं जब भी अप्लाई करूँ मेरा ब्रश जस्ट उन्हीं कलर में अप्लाई हो, उसमें कोई चेंजिंग ना हो, तो आप नन सेलेक्ट करेंगे। जब आप नन सेलेक्ट करते हैं तो चाहे आप आउटलाइन कलर चेंज करें, चाहे आप फिल कलर चेंज करें, उन कलर में चेंजिंग नहीं आती। वो वही कलर रहते हैं जो आपने ऑब्जेक्ट को ब्रश में कन्वर्ट करते हुए लिए होते हैं। उसके बाद टिंट आता है, तो टिंट किसी भी कलर के लाइटर टोन होते हैं। जब आप कोई कलर लेते हैं और जब आप उसके लाइटर टोन की तरफ आते हैं तो वो टिंट होता है, और जब आप उसके डार्कर टोन की तरफ आते हैं तो वो शेड होता है। वैसे मैंने टिंट, शेड और मिड टोन पे सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। आप उस वीडियो को देखकर टिंट, शेड और मिड टोन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे ह्यू शिफ्ट है, तो जब आप ह्यू शिफ्ट सेलेक्ट करते हैं तो जैसे जैसे आप कलर चेंज करते हैं तमाम कलर अपनी मर्जी से चेंज होकर डिफरेंट वेरिएशन के साथ आ रहे होते हैं। और यहाँ पर नन सेलेक्ट करते हुए ओके करूंगी और यहाँ पे ये ब्रश क्रिएट कर लूंगी। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं दोबारा स्कैटर ब्रश में आकर यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ से टिंट सेलेक्ट करूंगी। टिंट सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे आपको की कलर नजर आ रहा है और एक आई ड्रॉपर। इस आई ड्रॉपर की मदद से आप कलर चेंज नहीं कर सकते इस ऑब्जेक्ट का। आप जो भी की कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लू आ रहा है, अगर मैं रेड सेलेक्ट करूंगी तो रेड आ जाएगा। अगर मैं इसे यहाँ से चेंज करूं और चेंज करके यहाँ से रेड कर दूं
तो आप देखें यहाँ पे की कलर रेड आ गया। अब ये रेड कलर के मुताबिक इसमें टिंट ऐड करेगा जब हम इसका कलर चेंज करेंगे। और मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद मैं दोबारा इससे एक और ब्रश बनाऊंगी। मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करके स्कैटर ब्रश पे क्लिक करूंगी, ओके करूंगी। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ से टिंट एंड शेड पे क्लिक करूंगी। टिंट एंड शेड पे क्लिक करके मैं दोबारा यहाँ से रेड कलर ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके कर दूंगी। उसके बाद मैं इसे दोबारा न्यू ब्रश के ऑप्शन पे क्लिक करके स्कैटर ब्रश पे क्लिक करूंगी, ओके करूंगी और यहाँ से ह्यू शिफ्ट पे क्लिक करूंगी और ह्यू शिफ्ट पे क्लिक करके ओके कर दूंगी। अब ये 4 ब्रश मैंने क्रिएट कर लिए हैं डिफरेंट कलराइज मेथड के साथ। अब मैं यहाँ से पेन टूल लेकर यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेती हूँ। ये लाइन क्रिएट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इसको थोड़ा नीचे लेकर शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करके एक कॉपी ले लेती हूँ और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी मजीद 2 कॉपीज ले लूंगी। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे ये वाला ब्रश अप्लाई कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और ये दूसरा ब्रश इस पे अप्लाई कर दूंगी। तो अब आप देखें इसके कलर कुछ इस तरह से आ रहे हैं और मैं इनको बाद में चेंज भी कर सकती हूँ। इसके लिए मैंने टिंट सिलेक्ट किया था। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके इस थर्ड ब्रश को क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी आप देखें यहाँ पे डार्कर टोन आ रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ लास्ट वाली लाइन को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से क्लिक करूं तो आप देखें इसमें कुछ इस तरह से कलर आ रहा है। अब अगर मैं इनके कलर्स को चेंज करूं, मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कलर चेंज करूं, मैं किसी भी कलर पे क्लिक कर रही हूं तो आप देखें इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं कोई भी कलर ले लूं। उसके बाद मैं अपने दूसरे ब्रश को सिलेक्ट करूंगी जिसका कलराइज मेथड हमने टिंट रखा था। अगर हम सिंगल कलर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या ब्लैक कलर में ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और टिंट रखते हैं तो हम उस ब्रश का कलर चेंज कर सकते हैं। तो जो भी स्ट्रोक कलर हम लेंगे वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा कलर मौजूद है तो जब हम उसका कलर चेंज करेंगे तो वो उसके लाइटर शेड उसमें ऐड कर रहा होगा। जैसे आप देखिए मैं यहाँ से अगर इसमें रेड कलर फिल करूं तो आप देखें इसमें रेड के लाइटर शेड हमारे पास आ रहे हैं। मैं अगर कोई और कलर सिलेक्ट करती हूँ जैसे ब्लू सिलेक्ट करूँ तो आप देखें इसमें ब्लू के लाइटर शेड हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ हमने टिंट एंड शेड सिलेक्ट किया था और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे रेड सिलेक्ट करूँ तो आप देखें रेड और उससे डार्कर शेड हमारे पास आ रहे हैं। अगर ब्लू सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें ब्लू और उससे डार्कर शेड हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम टिंट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे ओरिजिनल कलर टू लाइटर टोन हमारे पास आएंगे और अगर हम टिंट एंड शेड सेलेक्ट करेंगे तो हमारे ओरिजिनल कलर के साथ साथ उसके डार्कर टोन हमारे पास आ रहे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने ह्यू शिफ्ट सेलेक्ट किया था तो मैं इसको सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ से कलर चेंज करती हूँ तो आप देखें इसने डिफरेंट कलर यहाँ पर ऐड कर दिए। अब अगर मैं यहाँ से ब्लू करूँ तो ब्लू में वही कलर आ रहे हैं जो हमने यहाँ पे लिए थे। अगर मैरून करती हूँ तो आप देखें इसके तमाम शेड चेंज हो गए। पर्पल करूँ तो यहाँ से अगर आप इसका कोई भी कलर चेंज करते हैं तो ये बकाया कलर को शिफ्ट कर रहा होता है अपनी मर्जी से। अगर मैं इसको येलो करूँ तो आप देखें कुछ इस तरह से कलर हमारे पास आ रहे होते हैं। मैं यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आऊँ तो यहाँ मैंने कुछ शेप बना के रखी हैं जिनको मैं ब्रश में ऐड करूंगी और ब्रश में ऐड करने के बाद मैं इनसे आपको कोई आर्टवर्क बना के दिखाऊंगी। तो आप देखेंगे कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को एज ए ब्रश सेव करते हैं और जब फ्यूचर में आप उनको यूज करेंगे तो आपका काम किस कदर आसान हो जाएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये ऑब्जेक्ट मैंने कैसे बनाए हैं। तो आप देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा लाइट सा लैंडस्केप क्रिएट किया है, माउंटेन शेप क्रिएट किया है। यहाँ मैंने 2-3 शेप क्रिएट की हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो आपको पता चल जाएगा। पेन टूल की मदद से मैंने ये शेप क्रिएट की हैं। एक शेप हमारी ये है, ये डिफरेंट शेप है ये, और उसके बाद ये 4 शेप्स हैं और उसके बाद मैंने इनको ग्रुप कर दिया है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद मैं इस ट्री को लूँ और इसको यहाँ रखकर अगर शिफ्ट की मदद से बड़ा करूँ
तो आप देख सकते हैं इसे मैंने किस तरह से बनाया है। इसे मैंने पेन टूल की मदद से क्रिएट किया है। पेन टूल की मदद से आप इन ब्रांचेस को क्रिएट कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करें, इनको हल्का सा कर्व दें और उसके बाद आप इसको यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ से आप इसकी फिलिंग को नन कर सकते हैं और आउटलाइन में ग्रीन कलर फिल कर दें। फिल करने के बाद आप इस सिलेक्शन को खत्म करें और उसके बाद अगर मैं इसकी लीफ की बात करूं तो आप पेन टूल लें। पेन टूल की मदद से हल्का सा कर्व ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद आप सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से प्रोफाइल विथ पे आएं और इस पे आप इस शेप को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी विड्थ को थोड़ा सा ज्यादा कर दें। तो आप देखें ये कुछ इस तरह से, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये लीफ शेप हमारे पास आ गई है जो बिल्कुल इन लीफ जैसी है। उसके बाद आप इसको रोटेट करके इस ब्रांच के साथ ज्वाइंट कर सकते हैं। उसके बाद इस ब्रांच को रिपीट करके आप ट्री शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ से अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ और कंट्रोल Z करके इस ट्री को यहाँ पे ले आती हूँ और उसके बाद इस फ्लोर की तरफ आती हूँ। तो इस फ्लोर को बनाने के लिए हम यहाँ से इलिप्स टूल लेंगे। इलिप्स टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ करूंगी। इलिप्स ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ। रेड कलर फिल करने के बाद मैं यहाँ से ड्रैग सिलेक्शन टूल लूंगी और ड्रैग सिलेक्शन टूल लेकर इस नीचे वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे यहाँ से एंकर पॉइंट को कॉर्नर में कन्वर्ट कर दूंगी। तो मेरे पास कुछ इस तरह से शेप आई है। उसके बाद मैं यहाँ से रोटेट टूल लूंगी और रोटेट टूल लेकर इसके रोटेशन पॉइंट को मैं यहाँ पे रखूंगी। यहाँ पे रखने के बाद अब मैं इसे यहाँ से पकड़ कर रोटेट करूंगी। रोटेट करने के बाद ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लूंगी और कॉपी लेने के बाद कंट्रोल D प्रेस करके इसकी मजीद कॉपीज ले लूं। तो आप देखें ये शेप मेरे पास आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ। आप देखें इस तरह से मैंने ये शेप क्रिएट किया है जो बाहर वाली है और इन दो पेटल्स के शेड को थोड़ा सा डार्क किया है। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और HSB पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दूंगी। तो आप देखें इसका शेड चेंज हो गया और उसके बाद मैं इस पेटल को सिलेक्ट करूंगी और आई ड्रॉपर की मदद से यही वाला शेड इसमें फिल कर दूंगी। तो आप देखें मेरी ये नीचे वाली शेप क्रिएट हो गई और उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लूंगी। ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी लूंगी। कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ से विंडो मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से पाथ फाइंडर पैनल को ओपन करूंगी। पाथ फाइंडर पैनल को ओपन करने के बाद यहाँ से यूनाइट कर दूं तो ये एक शेप मेरे पास आ जाती है और उसके बाद मैं इसमें ये वाला ब्राउन कलर फिल कर देती हूँ। ब्राउन कलर फिल करने के बाद अब मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को छोटा करूंगी। छोटा करने के बाद इसके दरमियान में रख देती हूँ और दरमियान में रखने के बाद ये सिंपल सर्कल मैंने क्रिएट करके ब्राउन कलर रखा है। ये हमारी स्ट्रोक है और ये छोटे छोटे सर्कल हैं। कुछ इस तरह से मैंने ये फ्लावर डिजाइन किया है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसके साइज को शिफ्ट के साथ छोटा कर देती हूँ और इसको यहाँ पे रख देती हूँ। मैं आपको हल्का सा व्यू दे रही हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मैंने किस तरह से क्रिएट किए हैं। टाइम को सेव करने के लिए मैंने इन्हें पहले से क्रिएट किया है। और उसके बाद अगर मैं इस बटरफ्लाई की बात करूँ तो बटरफ्लाई क्रिएट करने के लिए सबसे आसान मेथड ये है कि आप गूगल पे जाकर बटरफ्लाई सर्च करें। यहाँ मैंने बटरफ्लाई सर्च करके रखी है तो यहाँ आपको डिफरेंट बटरफ्लाईज नजर आ रही हैं। ये तमाम रास्टर इमेज हैं, बिटमैप इमेज हैं। तो ब्रश में ऐड करने के लिए आपको वेक्टर इमेज चाहिए होता है। यहाँ से जो बटरफ्लाई आपको पसंद आती है आप उसको डाउनलोड करें, उसको इलस्ट्रेटर में ओपन करके पेन टूल की मदद से जूम करके उसकी तमाम डिटेल को ट्रेस कर लें और उसके बाद उसमें आप सेम कलर फिल कर सकते हैं जो उस बटरफ्लाई में मौजूद हो या उससे डिफरेंट कलर अगर आप अपनी मर्जी से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी बटरफ्लाई क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको व्यू दे दिया है कि जो ऑब्जेक्ट मैं यूज करने वाली हूँ उनको मैंने किस तरह से क्रिएट किया है। तो आप आराम से इनको क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद ये ग्रास है तो इसके लिए भी बहुत सिंपल से ऑब्जेक्ट मैंने लिए हैं पेन टूल की मदद से, आप देखें। और उसके बाद इनको इकट्ठा करके ग्रुप कर दिया है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। मैं यहाँ से कलर गाइड के ऑप्शन को भी हाइड कर देती हूँ और पाथ फाइंडर पैनल को भी।
और यहाँ से ब्रश पे क्लिक करके ब्रश पैनल को ओपन करूंगी। उसके बाद इन तमाम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट नाम देकर स्कैटर ब्रश में ऐड कर लेती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से स्कैटर ब्रश सिलेक्ट करके ओके करूंगी। ओके करने के बाद मैं यहाँ पर माउंटेन नाम दे देती हूँ और कलराइज मेथड को नन रखते हुए मैं इनको सेव करूंगी ताकि जो कलर मैंने इसमें ऐड किए हैं मेरे वही रहें, चेंज ना हो। तो मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ। और इन सबको यहाँ पे ऐड करने के बाद मैं इन सबको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी और रेक्टेंगल टूल लेकर यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेती हूँ। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मैं इसमें सायान कलर फिल कर देती हूँ। सायान कलर फिल करने के बाद मैं कलर पैनल में आकर इसके शेड को थोड़ा सा चेंज करूंगी। मैं यहाँ से कुछ इस तरह का कलर फिल करके इस पैनल को क्लोज कर देती हूँ और ब्रश पैनल को ओपन करूंगी और मैं यहाँ से ब्रश टूल लूंगी। ब्रश टूल लेकर अब आप देखें, अगर मैं इसे इस तरह से ड्रैग करूं तो ये रिपीट होकर स्कैटर होगा, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं चाहती तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से ब्रश टूल लूंगी। ब्रश टूल लेने के बाद मैं यहाँ वन टाइम क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद अब मैं इसके साइज को बड़ा कर सकती हूँ। तो ये ब्रश वेक्टर होते हैं, आप इजीली इनका साइज बड़ा कर सकते हैं, इनकी क्वालिटी खराब नहीं होती। तो मैं इसको बड़ा करूंगी और सेट कर लूंगी और इसको बड़ा करने के बाद अब मैं यहाँ से पेन टूल लूंगी। पेन टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद मैं इस ब्रश पे क्लिक करूं तो आप देखें ये ब्रश इस पे अप्लाई हो गया, लेकिन ये स्कैटर होकर बहुत दूर अप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद मैं इसकी स्पेस को कम करती हूँ तो आप देखें ये कुछ इस तरह से स्कैटर होने लगेगा और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ और अप्लाई स्ट्रोक कर देती हूँ। तो ये ब्रश कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा है। मैं यहाँ से इसकी को उठाकर थोड़ा यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि इससे मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रही है। तो मैं यहाँ से ब्रश टूल लूंगी और इसी ग्रास ब्रश को सिलेक्ट करके दोबारा यहाँ पे ड्रैग करूँ तो आप देखें ये कुछ इस तरह से आ रहा है। मैं इसे मल्टी टाइम ड्रैग करके यहाँ पे ग्रास क्रिएट कर सकती हूँ। इस तरह से ग्रास क्रिएट करने के बाद अब अगर आप यहाँ पे ट्री ऐड करना चाहें तो मैं यहाँ से ये ट्री लूंगी। ट्री लेने के बाद यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करूंगी। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद मैं इस ट्री को सिलेक्ट करके इसके साइज को अगर बड़ा करूँ, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे कर देती हूँ तो आप देखें ये ट्री यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक और ट्री ऐड करना चाहूँ तो मैं दोबारा ब्रश टूल लूंगी और ब्रश टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो आप देखें ये ट्री भी यहाँ पर आ गया। तो उसके बाद मैं इन फ्लावर को ऐड करना चाहती हूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी और डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसके साइज को रैंडम कर देती हूँ क्योंकि कहीं पे भी जब फ्लावर होती हैं तो वो एक ही साइज में रिपीट नहीं हो रहे होते। नेचुरली भी फ्लावर का साइज डिफरेंट होता है, कोई बड़ा कोई छोटा। तो इस तरह से हम इसके साइज को रैंडम कर देते हैं। यहाँ पे मैं 100% रखूंगी और यहाँ पे मैं इसके साइज को कम करके 35% कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद मैं यहाँ से ब्रश टूल लूंगी और इस फ्लावर ब्रश को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये फ्लावर यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो अब ये छोटे साइज में यहाँ पे ऐड हुआ है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो इस तरह से आप इस ग्रास पे फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। अगर बाद में आप इसका साइज चेंज करना चाहें कर सकते हैं। आप यहाँ से ड्रैग करके इसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं या फिर इसकी जगह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस बटरफ्लाई पे भी डबल क्लिक करूंगी और इसके साइज को भी रैंडम कर लेती हूँ। रैंडम करने के बाद यहाँ से इसके साइज को मैं
25% कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसकी रोटेशन भी चेंज करूँगी। तो यहाँ से मैं रोटेशन को भी रैंडम करूँगी। रैंडम करने के बाद मैं इसकी रोटेशन यहाँ से चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे 70 डिग्री कर दूंगी और यहाँ पे 0 है और मैं इसको ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ से ब्रश टूल लूँ और ब्रश टूल लेकर मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर ड्रैग करूँ तो आप देखेंगे ये बटरफ्लाईज कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रही हैं। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है आप उसको स्कैटर ब्रश में ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको काफी आसानी हो जाती है। आप एक दफा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको सेव करते हैं, लेकिन जब चाहें जितनी दफा चाहें आप उसको यूज कर सकते हैं। और स्कैटर ब्रश के बाद नेक्स्ट ब्रश हमारे पास आर्ट ब्रश है जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।